नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सास ससुर पर अत्याचार करती पत्नी। आज रोशन के ऑफिस में नई प्रोजेक्ट की मीटिंग थी तो वो उसी पर काम कर रहा था। तभी रोशन के बॉस कैबिन में आकर बोले, रोशन आज मीटिंग कैंसिल हो गई है। जिनके साथ नई प्रोजेक्ट की मीटिंग थी उनका आना कैंसिल हो गया है। आज रोशन भी ऑफिस से जल्दी घर के लिए निकल गया था तो रास्ते में उसे ताजे अमरूद दिखाई पड़े तो उसने गाड़ी पार्किंग में लगाई और फटाफट 1 किलो ताजे अमरूद खरीदे और साथ ही 1 किलो जामुन भी ले लिए। यह सोचते हुए घर के लिए चल पड़ा कि पापा तो देखते ही खुशी से उछल पड़ेंगे। वैसे भी पापा को जामुन बहुत पसंद है। रोशन ने जैसे ही घर के अंदर कदम रखा उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। वहां का दृश्य देख वो हैरान हो गया और अचानक उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह वहीं दरवाजे के पास खड़ा हो गया। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह अपने माँ पिताजी का सामना कर सके। रोशन की पत्नी अपने ससुर को धमकाते हुए बोली, पापा जी आप खाते तो इतना है और काम एक भी सही से नहीं करते। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाइए, ये कैसे काम कर रहे हैं। अगर यह काम शाम तक आपके बेटे के आने से पहले पूरा नहीं हुआ तो आप देखना इस बुढ़िया का क्या हाल करूंगी। फिर मुझे दोष मत देना। दीनानाथ जी घबरा कर बोले, बहू कावेरी को कुछ मत कहना। मैं रोशन के आने से पहले सब काम कर दूंगा और उससे कुछ नहीं बोलूंगा। इतना बोलकर दीनानाथ जी जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगे। कामनी अकड़ में बोली, ठीक है पर याद रखना पापा जी, तुम दोनों ने जिस दिन अपने बेटे के आगे अपना मुंह खोला ना, उसी दिन तुम दोनों का बोरिया बिस्तर उठाकर बाहर फेंक दूंगी। फिर सड़क पर भीख मांगते रहना। कामिनी की बातें सुनते हुए कावेरी जी उसे एकटक निहारती रहीं तो उन्हें भी बड़ी बड़ी आंखें दिखाते हुए बोली, हे बुढ़िया ऐसे खड़े खड़े मुझे क्या घूर रही है, खाएगी क्या मुझे। चल आ, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। कल पार्टी में डांस करके बहुत थक गई थी तो मेरे हाथ पैर को मालिश कर और थोड़ी देर दबा। कावेरी जी पैर दबाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी तभी कामिनी के गाल पर थप्पड़ पड़ने की आवाज गूंजी। कामिनी को तो 1 सेकंड तक कुछ समझ में ही नहीं आया कि क्या हुआ उसके साथ, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र अपने पति रोशन पर पड़ी उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। रोशन चिल्लाते हुए बोला, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे माता पिता के साथ ऐसा करने की। दीनानाथ जी बेटे की आवाज सुनकर तब तक बाहर आ गए थे। रोशन नम आंखों से बोला, जिस पिता के कपड़ों की कभी क्रीज नहीं टूटी, जिस माँ से कभी पापा ने ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी, उनकी तुमने ऐसी हालत कर दी। तुम भूल गई हो क्या कि बड़ों से किस तरह बात की जाती है। कामिनी चिल्लाते हुए बोली, हाँ भूल गई हूँ सारी तमीज। जब से आए हैं जीना हराम कर दिया है दोनों ने। तुम्हारे माँ बाप एक नंबर के अनपढ़ गंवार है और तुम्हें ही मुबारक हो तुम्हारे यह अनपढ़ माँ बाप। मैं इन गंवारों को और नहीं झेल सकती, समझे तुम। मैंने तुमसे मना किया था इन्हें यहाँ बुलाने के लिए, लेकिन फिर भी तुमने इन्हें यहाँ बुलाया। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने इन्हें, पर अब मुझसे यह बर्दाश्त नहीं होता। घिन आती है मुझे इन लोगों को देखकर। न खाने की तमीज है, न पहनने की तमीज, न उठने बैठने की तमीज। जिनके साथ खाना खाने बैठो तो सामने वाले को उल्टी ही आ जाए। पूरे खाने को लड्डू बना कर के खाते हैं और कपड़े तो देखो, इन्हें देखकर किसी को भी हंसी आ जाए, इतने ओल्ड फैशन है। कान खोल कर सुन लो रोशन, मैं इन लोगों को एक पल के लिए भी अपनी नजरों के सामने बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। कामिनी की बातें सुनकर रोशन के गुस्से का पारा और भी ज्यादा चढ़ गया।
कामिनी अपनी हद में रहो। और उसने एक तमाचा कामिनी के गाल पर और जड़ दिया। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे माता पिता से इतना नफरत करती हो, वरना तुमसे शादी तो दूर तुम्हारी तरफ देखता भी नहीं। अरे मेरे माँ बाप के लिए तुम जैसी हजारों लड़कियां कुर्बान। माफ़ी मांगो कामिनी। मैंने कहा मम्मी पापा से माफ़ी मांगो, वरना आज मैं अपनी सारी हदें भूल जाऊंगा। माफ़ी। और इन अनपढ़ गंवारों से माई फुट। तुम्हारे माँ बाप हैं तो इस घर में है, वरना इन जैसों को तो मैं अपने घर में नौकर भी ना रखूं, समझे। इतना कहकर कामिनी अंदर कमरे में चली गई। रोशन गुस्से में दन दनाता हुआ जाने लगा तो माँ ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और नम आंखों से बोली, जाने दे बेटा, वैसे अब हमारी जिंदगी बची ही कितनी है, पर तू अपनी जिंदगी खराब मत कर। बहू को नहीं पसंद हमारा यहाँ रहना तो हम यहाँ से चले जाएंगे। तू हमारी चिंता मत कर, कल सुबह की हमारी गांव के टिकट करवा देना। माँ की बातें सुनकर रोशन अपने माता पिता के चरणों में एकदम से घुटनों के बल बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। माँ पापा आप ही बताइए, इसमें मेरी क्या गलती है। मेरा यकीन मानिए, आप दोनों मेरे लिए भगवान से भी पहले हो। अगर मुझे पहले पता होता कि ये इस किस्म की औरत है तो मैं इससे कभी भी शादी न करता। मन कर रहा है कि खुद को दीनानाथ जी बेटे से कड़क आवाज में बोले, खबरदार अगर अपने आप को कोसा तो। क्या हम नहीं जानते कि हमारा बेटा अपने माँ बाप से कितना प्यार करता है। पर बेटा हम गांव में भी बहुत खुश हैं, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, आस पड़ोस से लोग इतना मान सम्मान देते हैं, और फिर तुम तो हर शनिवार रविवार हमारे साथ पूरे दिन रात रहते हो। हमारे लिए बस वही बहुत है। वैसे भी हम अपने घर उसके आंगन को बहुत याद करते हैं। इतना कहकर दीनानाथ जी अपनी पत्नी के साथ वहीं आंगन में कुछ बिताए अपने खट्टे मीठे पलों में खो गए। जब बेटे के जाने के बाद वह कावेरी जी का मन बहलाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते थे। अरे सुनती हो, अरे ओ भाग्यवान। 65 साल के दीनानाथ जी ने अपनी पत्नी कावेरी जी को आवाज लगाई। नहीं, कान में रुई डाल रखी है। मीठा सा ताना देती हुई कावेरी जी ने रसोई से ही जवाब दिया, अरे भाग्यवान, कभी तो मुझे भी समय दे दिया करो, मेरे पास भी 2 घड़ी आ करके बैठा करो। दीनानाथ जी बोले, नहीं, मैं कहाँ आपको समय देती हूँ, ये बच्चे तो यूं ही पैदा हो गए। कावेरी जी ने मुस्कुराकर कहा, अरे बस भाग्यवान, मैं तो पूछ रहा था चाय पियोगी क्या, मलाई वाली। अच्छा तो यह बात है, आपको चाय पीनी है तो यह नाटक क्यों कर रहे हैं। मुझे टाइम नहीं देती, घर में बैठोगे और चाय चाय की रट लगाओगे। और क्या पूछ रहे थे, चाय पियोगी। शायद हमारी शादी को 35 साल हो गए, आज तक कभी चाय बनाकर पिलाई है आपने। ठीक है, मत बनाओ चाय, बाहर थोड़ा चक्कर लगा कर आता हूँ। कोई जरूरत नहीं है अभी बाहर जाने की, बना रही हूँ चाय। मालूम है बाहर चक्कर लगाने के तो बस बहाने चाहिए, फिर कहोगे भाग्यवान। गुस्सा मत करो, दोस्त मिल गया था, वह दोस्ती की कसम देकर 2 पैक पिला दिया। चलो अब बस करो ये हंसी मजाक, आओ और यहाँ बैठो, टीवी चालू करो, मैं आती हूँ चाय बनाकर। कावेरी जी के रसोई में जाते ही हॉल में खामोशी छा गई। दीनानाथ जी टीवी का स्विच ऑन करके रिमोट ढूंढने लगे, नहीं मिलने पर आवाज लगाने लगे, कावेरी कहाँ हो, वो रिमोट नहीं मिल रहा है। सुनती क्यों नहीं, सुनती हो। कावेरी जी ने जवाब नहीं दिया। जवाब नहीं मिलने पर दीनानाथ जी परेशान हो गए और एकदम से दौड़कर रसोई की तरफ जाने लगे। तभी कावेरी जी रसोई से निकल कर आई और कहने लगी, हद होती है चिल्लाने की, अभी तो कहा चाय बनाने को जा रही हूँ, चाय बनाने भी नहीं देते, क्यों चिल्ला रहे हो।
और रसोई में क्यों आ रहे हो? अरे वह रिमोट नहीं मिल रहा था टीवी का। अरे तो मैं क्या जेब में लेकर घूम रही हूँ जो रसोई में आ रहे थे? नहीं कावेरी, तुमने जवाब नहीं दिया ना, तो मैं परेशान हो गया था कि कहीं तुम्हें कुछ। दीनानाथ जी ने कावेरी जी के कंधे पर हाथ रखते हुए भावुक स्वर में कहा। कावेरी जी यह देखकर भावुक हो गई। पति का प्यार देखकर उनकी आंखें नम हो गईं। फिर खुद को संभालते हुए बोली, अरे आप तो फालतू में चिंता करते हो, कुछ नहीं हुआ मुझे। मैं तो गुस्से की वजह से जवाब नहीं दे रही थी। सोचा चाय लेकर आऊंगी तब जवाब दूंगी। नहीं कावेरी, ऐसे कभी मत करना। गुस्सा भले ही कर लेना, पर बुलाने पर जवाब जरूर देना। दीनानाथ जी का इतना प्यार देखकर कावेरी जी की आंखें पानी पानी हो गईं और कहने लगी, चलिए चलकर बैठिए, मैं चाय लेकर के आती हूँ। दीनानाथ जी ने नम स्वर में हामी भरी और हॉल में जाकर फिर रिमोट ढूंढने लगे। रिमोट मिलने पर बैठ गए और टीवी चालू कर दिया। लीजिए आपकी चाय, पापड़ और गुड़ वाले सेब। अरे वाह क्या बात है, दिल खुश कर दिया आपने। अरे क्या चाय में मलाई नहीं डाली? नहीं, आपको डॉक्टर ने मना किया है मलाई खाने को। तुम्हें पता है ना चाय में मलाई मुझे कितनी अच्छी लगती है। हाँ तो क्या करूँ, नहीं मिलेगी, मतलब नहीं मिलेगी। चुप करके चाय पी लो, नहीं तो यह भी ले जाऊंगी। अरे स्वीटी, आधा चम्मच मलाई डाल दो ना, मलाई बिना चाय अच्छी नहीं लग रही। कावेरी जी बोली, हे भगवान, इस 65 साल के बुढ़े को कुछ बुद्धि दो। मैं समझा समझा कर थक गई हूँ। ठीक है अब जाती हूँ। कावेरी जी गई और मलाई लेकर आई। तौबा, दुनिया सुधर गई, पर आप नहीं सुधरेंगे। दोनों चाय पीने लगे और टीवी देखने लगे। चाय पीते पीते दीनानाथ जी ने रिमोट उठाया और चैनल चेंज कर दिया तो कावेरी जी को गुस्सा आ गया। अरे यार, क्या अच्छा भला चल तो रहा था, क्यों चेंज कर दिया? क्या आप जानबूझकर मुझे तंग करते हो? क्या मेरा शांति से बैठना आपको पसंद नहीं है? हाँ, यह सच बात है। मुझे जब तक तुम्हारी आवाज़ नहीं सुनाई देती मैं बेचैन हो उठता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें जानबूझकर परेशान करता हूँ। तुम्हारी आवाज़ से ये घर घर लगता है। मैं डर जाता हूँ कहीं तुमसे बिछड़ना पड़ा तो मैं अकेले जी नहीं पाऊंगा। इतना कहते ही दोनों की आंखें नम हो गईं। दीनानाथ जी सोफे से नीचे उतरकर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए और कावेरी जी का हाथ थाम कर कहने लगे, हाँ कावेरी, मैं तुमसे शादी के 30 साल हो गए, लेकिन मैं अभी तक एक बात नहीं कह पाया। मैं कबूल करता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और आज से नहीं, जब से मैंने पहली बार तुम्हें देखा था तब से ही मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। तुम हमेशा कहती थी ना कि प्यार करते हो तो कभी इजहार भी करते, तो आज मैं अपने प्यार का इजहार करता हूँ। दीनानाथ जी और कावेरी जी के सिर्फ एक ही बेटा था, रोशन। रोशन को बड़े लाड़ प्यार और नाजों से पाला था। रोशन शुरू से ही पढ़ने में तेज तर्रार था और अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था। दीनानाथ जी ने बेटे की पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं होने दी। उसके कहने से पहले ही उसकी हर इच्छा पूरी कर देते थे कि चाहे उसके लिए उन्हें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। वक्त के साथ साथ बेटा बड़ा हो गया और अपनी पढ़ाई पूरी करके उसकी एक अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई। वक्त रहते बेटे की शादी भी कर दी। कामनी अमीर घराने की लड़की थी, जिसमें शादी के 15 दिन बाद ही अपने सास ससुर से अलग रहने का फैसला सुना दिया था कि वह यहाँ गांव में नहीं रह सकती। रोशन ने बहुत मना किया था, लेकिन वह करता भी क्या। रोज रोज की घर में लड़ाई झगड़े होने से अच्छा था कि पिताजी ने उसे शहर में जाकर के रहने के लिए बोल दिया था, क्योंकि रोशन की नौकरी भी शहर में ही थी, जिसके लिए उसे सुबह शाम 2-2 घंटे का रोज सफ़र तय करना पड़ता था।
दिल पर पत्थर रखकर रोशन भी अपने माता पिता से अलग हो गया, लेकिन हर शनिवार इतवार वह अपने माता पिता के साथ ही रहता। कामिनी उसके साथ नहीं आती क्योंकि उसे गांव में आकर रहना पसंद नहीं होता था। धीरे धीरे बेटा शहर में सेटल हो गया, अपना बड़ा सा घर ले लिया। तो जबरदस्ती करके एक दिन बेटा अपने माता पिता को शहर में ले गया। सास ससुर को सामने देख कामनी का माथा ठनका, लेकिन रोशन ने बात को संभालते हुए कहा, मम्मी पापा अब हमारे साथ यहीं रहेंगे, वैसे भी उनकी उम्र हो गई है, अब उन्हें हमारे सहारे की ज़रूरत है। बड़ी मुश्किल से कामनी ने हामी भरी थी। एक दिन बहू बेटे घर पर नहीं थे और उनके कमरे का एसी भी खराब हो गया था। तो कावेरी जी और दीनानाथ जी बेटे के कमरे में सोफे पर बैठ गए थे। इतने में कामिनी घर आई और उन्हें अपने कमरे में बैठा देख गुस्सा करती हुई बोली, मम्मी जी पापा जी आप लोग मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? मैं घर से बाहर क्या गई, आप दोनों की इतनी हिम्मत कि आप दोनों मेरे कमरे में आकर बैठ गए? कामिनी चिल्लाते हुए बोली। सास कावेरी जी बोली, बहू हमारे कमरे का एसी काम नहीं कर रहा था, तुम्हारे पापा जी को बहुत बेचैनी और घबराहट महसूस हो रही थी, इसलिए हम तुम्हारे कमरे में आकर बैठ गए। तुम घर में नहीं थी, इसलिए तुमसे बिना पूछे ही हम तुम्हारे कमरे में आ गए। कामनी ने तुरंत एसी का रिमोट लिया और एसी बंद करते हुए बोली, गांव में कभी एसी देखा भी है आप लोगों ने? और यहाँ बेटे के पैसे लुटाए जा रहे हो। बिजली का बिल आता है, मम्मी जी पापा जी आपका बेटा भरता है, आप लोगों का क्या काम है? वैसे भी दिन भर घर में ही पड़े रहते हो, मगर आपके बेटे को तो रोज बाहर कमाने जाना पड़ता है, तभी तो हम सभी का खर्च निकलता है, मगर आप लोगों को तो बस हमारे खर्चे बढ़ाने हैं। आप जैसे अनपढ़ लोग गांव में ही रहने के लायक हो। आप लोगों ने शहर की फैसिलिटी क्या देख ली, पैसे उड़ाने लग गए। यह सब जो आप लोग देख रहे हैं इस घर में सब आपके बेटे की मेहनत का है, इसलिए आगे से एसी या किसी भी चीज़ को हाथ मत लगाइए और मेरे कमरे में मेरी इजाज़त के बिना कभी मत आइएगा। मेरे कमरे में मेरा कीमती सामान पड़ा हुआ रहता है। कावेरी जी नम आंखों से बोली, बहू कम से कम तू मेरा नहीं तो अपने ससुर जी की इज्जत का लिहाज कर। जरा इनकी उम्र तो देख, कब से कुछ भी कहे जा रही हो। हम थोड़ी तुम्हारा कीमती सामान चुरा लेंगे। तुम हमारे लिए इतनी बुरी सोच क्यों रखती हो? इतने कड़वे शब्द बोलती हो कि हमारा दिल छलनी हो जाता है। तुम कहती तो हम थोड़े दिनों में वैसे भी वापस जाने वाले थे, इसीलिए थोड़ी देर शांति से अपने बेटे के साथ गुजार लेने दो। कामनी बोली, थोड़े दिनों के बाद क्यों, कल ही जाओ। और आपका बेटा कोई छोटा बच्चा नहीं है, अब मैं हूँ उसकी देखभाल करने के लिए, और वैसे भी मैं आप लोगों की सेवा नहीं कर सकती। जब से आए हैं मेरा पति नहीं रहा, आपका बेटा ज़्यादा बन गया है, इसलिए मैं तो यही चाहती हूँ कि आप लोग वापस गांव चले जाएं। खैर गांव जब जाना तब जाना, फिलहाल तो मेरे कमरे से चले जाओ। कावेरी जी और दीनानाथ जी इतना सुनकर अपने कमरे में आ गए। कावेरी जी सोचने लगी कि बेटा रोशन बहुत सालों से माता पिता को गांव से शहर लाने के लिए जोर दे रहा था, मगर जब कावेरी जी और दीनानाथ जी गांव से नहीं आना चाहते थे तो वह जबरदस्ती उन्हें गांव से शहर ले आया। कावेरी जी और दीनानाथ जी ने भी बेटे की जिद के आगे घुटने टेक दिए और रोशन के साथ शहर आ गए। कामनी जो कि शहर की आधुनिक विचारों की लड़की थी, रोशन के माता पिता को कभी अपना समझ ही नहीं पाई। उसे लगने लगा था कि रोशन के माता पिता के गांव से आने के बाद उसकी सारी आज़ादी छीन जाती है।
उसे पहले की तरह बाहर घूमने को नहीं मिलता, न आए दिन घर में सहेलियों को बुलवाने का मौका मिलता है। 2 वक्त का खाना भी घर में ही बनाना पड़ता है, क्योंकि रोशन कहता है कि उसके मम्मी पापा को बाहर का खाना पसंद नहीं है। कामिनी बाहर घूमने का नाम भी लेती तो वह माता पिता को भी साथ ले जाता। उसका माता पिता के प्रति प्यार कामिनी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था। रोशन अपने माता पिता की इज्जत करता था, जिसे देखकर कामिनी को बहुत जलन महसूस होती थी। रोशन अपनी माँ से अपने मनपसंद का पकवान बनवाता और अपनी माँ की खूब तारीफ करता था, जिसे देख कामिनी जल भुन जाती और उसे अपनी ही सास दुश्मन नजर आने लगती, क्योंकि वह भी यह बात जान चुकी थी कि रोशन अपने माता पिता से बहुत प्यार करता है। कामिनी घर में रोशन के सामने तो अच्छे से रहती, पर रोशन के ऑफिस जाते ही रोशन के माता पिता से दुर्व्यवहार करने लगती। इसलिए रोशन के माता पिता ने गांव में ही रहना उचित समझा था। कावेरी जी और दीनानाथ जी बेटे रोशन को बहू की हरकतें बताकर पति पत्नी में कलेश उत्पन्न नहीं करना चाहते थे, क्योंकि दोनों जानते थे कि रोशन को जब पता चलेगा कि बहू घर में दोनों का अपमान करती है तो रोशन का दिल टूट जाएगा। रोशन तो हमेशा दोनों को अपने पास ही रखना चाहता था, मगर कामिनी को तो सास ससुर फूटी आंख न सुहाते थे। एक दिन रोशन अपने कमरे में तैयार हो रहा था तो उसे कामिनी की आवाज़ सुनाई दी। कामिनी कावेरी जी पर चिल्ला रही थी, मम्मी जी, आप गांव के लोगों को जब समझ नहीं होती है तो काम क्यों करने जाते हो? आपको मशीन में कपड़े लगाने के लिए किसने कहा था? आपको हैंड वॉश की बोतल और कपड़े धोने वाले लिक्विड की बोतल में फ़र्क नहीं समझ आता तो आपने मशीन में हैंड वॉश की बोतल में ही लिक्विड डाल दिया। मैंने कितनी बार कहा है कि हमारे घर की महंगी चीज़ों को हाथ मत लगाइए। रोशन ने जब कामिनी को अपनी माँ के प्रति यह व्यवहार देखा तो उसे सहन नहीं हुआ और वह गुस्से में बोला, ये किस तरह से बात कर रही हो? मेरी माँ से, बड़ों से बात करने की तमीज़ भूल गई हो क्या? कामिनी बोली, हाँ, मैं भूल गई थी। तुम्हारे अनपढ़ माँ बाप तुम्हें ही मुबारक हो। मैं इन दोनों को झेल नहीं सकती। रोशन बोला, कामिनी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो माँ से? कावेरी जी बेटे को बीच में ही रोकते हुए बोली, कोई बात नहीं रोशन बेटा, मुझसे गलती हो गई, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। नहीं माँ, इसे तुमसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो कामिनी ना नकुर करते हुए अपने कमरे में चली गई। मैं क्यों माफ़ी मांगूंगी रोशन, मैं बहुत दिनों से दोनों को अपने घर में बर्दाश्त कर रही हूँ। तुम दोनों को गांव में ही क्यों नहीं रहने देते? बार बार हमारे घर क्यों बुलाते हो? रोशन बोला, ये हमारा घर क्या लगा रखा है तुमने? इस घर पर मेरे माता पिता का भी उतना ही अधिकार है जितना तुम्हारा, समझी? कामिनी चिल्लाकर बोली, फिर एक काम करो, सारी उम्र अपनी माँ के पल्लू से बंधे रहना। बोलकर कामिनी गुस्से में अपने कमरे में चली गई। उस दिन तो रोशन ने कामिनी को माँ के कहने पर छोड़ दिया था, लेकिन आज जब उसने अपने माँ बाप को नौकरों से भी ज़्यादा बेकार हालत में देखा तो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने धड़ाधड़ कामिनी पर हाथ उठा दिया। लेकिन आज भी रोशन के माँ बाप ने ही अपना दिल बड़ा दिखाते हुए बहू को कुछ नहीं कहने दिया। दीनानाथ जी ख्यालों से बाहर आए तो बोले, बेटा, तू हमारे गांव की टिकट बनवा दे। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से तुम दोनों में कलेश हो। रोशन अपने माता पिता से माफ़ी मांगते हुए बोला, कामिनी की तरफ से मैं आप दोनों से माफ़ी मांगता हूँ, मगर आप मुझको छोड़कर मत जाओ।
दीनानाथ जी बोले, बेटा फिलहाल हमारा गांव जाना ही सही रहेगा। तुम्हारा जब मन करे तुम गांव मिलने आ जाना। माँ पापा की जिद के आगे रोशन ने हामी भर दी। दोनों को गांव के टिकट बनवा दी और दीनानाथ जी और कावेरी जी वापस गांव आ गए। कामनी इतनी घमंडी थी कि कभी माफ़ी मांगना तो दूर, कभी अपने सास ससुर से गांव में फ़ोन पर भी बात नहीं करती थी। रोशन को कामनी का यह व्यवहार देखकर बहुत दुख होता था। एक दिन रोशन कामनी से बोला, कामनी घर पर कोई आ रहा है तो खाना तैयार रखना। कामनी बोली, क्या तुम्हारे मम्मी पापा फिर से आ रहे हैं? पिछली बार जब आए थे तो घर में कितना कलेश करा कर गए थे, जो फिर से पति पत्नी के बीच में और झगड़ा कराने आ रहे हैं। रोशन तुम एक काम करो, उन्हीं को रख लो। अगर वो इस घर में आएंगे तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं रह सकती उन गंवारों के बीच में। मैं तो चली हमेशा के लिए अपने मायके। बोलकर कामनी बैग में कपड़े भरने लगी। थोड़ी देर में डोरबेल बजी। कामनी ने दरवाज़ा खोला तो देखा सामने उसके मम्मी पापा सूटकेस लिए खड़े थे। कामनी बोली, मम्मी पापा आप लोग अचानक यहाँ? कामनी की मम्मी बोली, हाँ बेटा, तेरे भाई भाभी ने हम दोनों को घर से निकाल दिया है। हम दोनों तो वृद्ध आश्रम जा रहे थे, मगर जब दामाद जी को पता चला तो उन्होंने हमें रोक लिया और कहने लगे कि मेरे होते हुए आप लोगों को वृद्ध आश्रम जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग मेरे घर में मेरे साथ रहेंगे। बेटा तेरी भाभी आए दिन हम लोगों से लड़ाइयाँ करती थी और तेरा भाई भी उसी का साथ देता था। हमें घर से निकाल ही दिया। तेरे भाई भाभी हमें बहुत ताने देते हैं, फिर भी हम उनका उल्टा जवाब नहीं देते। दरअसल वे लोग हमारे साथ रहना ही नहीं चाहते थे। उन दोनों को आज़ादी चाहिए थी। हमने तो उन्हें किसी भी चीज़ के लिए कभी रोका टोका भी नहीं, मगर फिर भी हम बूढ़े उनकी आंखों में खटकते थे। यह सब सुनकर कामनी रोने लगी और कहने लगी, मैंने मेरे सास ससुर के साथ दुर्व्यवहार किया है मम्मी, जिसकी सज़ा आज मुझे भगवान दे रहा है। आज जब आप दोनों के साथ भाई भाभी ने ऐसा व्यवहार किया तो यह मेरे द्वारा अपने सास ससुर पर किए गए अत्याचार याद आ गए। कामनी रोशन से माफ़ी मांगते हुए बोली, आपने कभी मेरे माता पिता और अपने माता पिता में फ़र्क नहीं किया। मैं पैसों की घमंड में इतनी अंधी बन गई थी कि मैं भूल गई थी कि हम जैसा कर्म करते हैं वैसे ही भरते हैं। मैंने तुम्हारे माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। यह जानते हुए भी तुमने मेरे माँ पिता को अपने घर में रहने की जगह दी। भगवान से प्रार्थना करूँगी कि जब भी हमें बेटा हो बिल्कुल तुम्हारे जैसा हो, जो बड़ों का सम्मान करे। रोशन आज आपने मेरी आंखों पर पड़ी पट्टी को उतार दिया। रोशन बोला, कामनी रिश्तों की अहमियत को समझना बहुत ज़रूरी है। जो बदलाव देख आज तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के लिए हो रहा है, वही तो उस दिन मुझे मेरे माता पिता के लिए हुआ था, जिस दिन दोनों भारी मन से वापस गांव चले गए थे। कामनी बुजुर्गों को यह भौतिक सुविधाएं नहीं चाहिए होती हैं, उन्हें तो बस प्यार और सम्मान चाहिए होता है। कामनी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत अपने सास ससुर को गांव फ़ोन लगाया और रोते हुए उन दोनों से माफ़ी मांगी। दीनानाथ जी और कावेरी जी ने कामनी को माफ़ कर दिया। कावेरी जी बोली, बेटा अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया है, यही हमारे लिए काफ़ी है। रोशन बोला, देखा कामनी, मम्मी पापा ने तुमको तुरंत माफ़ कर दिया। बुजुर्ग लोग तो सिर्फ प्यार और सम्मान के भूखे होते हैं, इसलिए ज़िंदगी में हमेशा बुजुर्गों की इज्जत करो। क्या पता लोग कब तक हमारे साथ हैं। अगले दिन ही रोशन और कामनी अपने सास ससुर को लेने के लिए गांव पहुंचे थे और खुशी खुशी उन्हें शहर लेकर
आए, जहां आज वह एक ही छत के नीचे अपने मम्मी पापा और सास ससुर के साथ खुशी खुशी रह रहे थे। दोस्तों, हमारे घर के बुजुर्ग हमारे घर का पेड़ हैं, जिनकी छत्र छाया में हम सुरक्षित हैं। जिस दिन वो पेड़ टूट जाता है, हम भी असुरक्षित महसूस करते हैं। इसीलिए बुजुर्गों को प्यार और सम्मान दे, ताकि वह भी अपने बचे हुए दिनों को हंसी खुशी से बिता सके। बुजुर्गों के आशीर्वाद से ही घर में बरकत होती है। इसीलिए हो सके तो उनका दिल कभी ना दुखाए, कड़वे वचन बोलकर उनका तिरस्कार ना करे। उन्हें तो रुपयों पैसों की जरूरत नहीं होती है, उन्हें तो बस प्यार और सम्मान चाहिए। इस कहानी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।